कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां सीधे दिल में उतर जाती हैं, हमेशा के लिए याद रह जाती हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज हम ना शब्दों की इसी छिपी हुई ताकत के पीछे के एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन भारतीय सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये शब्दों में गूंज आखिर है क्या। फिर मिलेंगे उस महान विचारक से जिन्होंने इस पूरे सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी बात कि आज भी ये हमारी ज़िंदगी में इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। यहाँ हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि भाई कुछ लाइनें या डायलॉग्स हमें इतना डीपली क्यों छू जाते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुना, कोई कविता पढ़ी और लगा कि अरे, जो शब्द कहे जा रहे हैं असली मतलब तो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ ऐसा जो बस महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। तो बस इसी एहसास का एक नाम है, और वो नाम है ध्वनि। ये वही अनकहा मतलब है जो शब्दों के पीछे छिपकर गूंजता रहता है। ये वो बात है जो सीधे सीधे नहीं कही जाती, बल्कि सुनने वाले के मन में एक गूंज की तरह पैदा होती है। और जानते हैं, इसी को कविता की असली आत्मा कहा गया है। इसे ना एक घंटी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सोचिए, जब घंटी पर चोट लगती है, वो एक पल का काम है। ये हुआ शब्द का सीधा लिटरल मतलब। लेकिन उसके बाद जो मीठी सी गूंज देर तक हवा में तैरती रहती है ना, बस वही ध्वनि है, वही असली एक्सपीरियंस है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना पावरफुल आइडिया है, इसे एक थ्योरी की शक्ल दी किसने? कौन था वो मास्टरमाइंड इसके पीछे? चलिए मिलते हैं उनसे। हम बात कर रहे हैं कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि आज से करीब करीब 1100 साल पहले की, 9वीं शताब्दी की। तब एक महान दार्शनिक और कवि हुए आचार्य आनंदवर्धन, और उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को एक पूरे सिद्धांत, एक पूरी थ्योरी का रूप दिया। उनका एक बहुत ही मशहूर ग्रंथ है जिसका नाम है ध्वन्यालोक, और इसी किताब में उन्होंने पहली बार ये बात पूरे जोर के साथ रखी कि देखो, किसी भी बेहतरीन कविता की जान उसकी ध्वनि ही होती है। ये सिर्फ सुंदर सुंदर शब्दों या अलंकारों का खेल नहीं है। और इसी ग्रंथ से निकला वो क्रांतिकारी सूत्र, काव्य से आत्मा ध्वनि इति, मतलब कविता की आत्मा ध्वनि है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने लिटरेचर को देखने का, उसे जज करने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख दिया। अब खूबसूरती सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों से पैदा होने वाले उस गहरे एहसास में ढूंढी जाने लगी। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये थ्योरी काम कैसे करती है। आनंदवर्धन ने बताया कि शब्द जो है ना, वो कई लेवल पर मीनिंग क्रिएट करते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियों, या कह सकते हैं 3 पावर्स के बारे में बताया। पहली है अभिधा। इसका मतलब है शब्द का बिल्कुल सीधा सपाट, डिक्शनरी वाला मीनिंग, जैसे घर मतलब भाई रहने की जगह। दूसरी है लक्षणा। यहाँ हम किसी शब्द को उसके सीधे मतलब से थोड़ा हटकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई कहे मेरा घर गंगा पर है, तो मतलब गंगा के अंदर नहीं, गंगा के किनारे है। और फिर आती है तीसरी और सबसे मैजिकल पावर, व्यंजना। ये वो शक्ति है जो एक अनकहा, एक सजेस्टेड एहसास जगाती है, और बस यही ध्वनि की असली जड़ है। तो चलिए अभिधा और व्यंजना के फर्क को और साफ साफ समझते हैं। आप ऐसा सोचिए कि अभिधा जो है वो शब्द का शरीर है, जो हमें सीधे सीधे दिखता है। लेकिन व्यंजना वो शब्द की आत्मा है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक डिक्शनरी की परिभाषा है, तो दूसरी एक इमोशनल गूंज, और यही इमोशनल गूंज ध्वनि को पैदा करती है। अच्छा, तो ये जो पूरी थ्योरी थी ना, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं थीं। इसने असल में कविता को जज करने, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। आनंदवर्धन ने पोएट्री को 3 लेवल में बांटा। टॉप पर, यानी सबसे बेस्ट, उन्होंने रखा ध्वनि काव्य को। ये वो कविता है जिसमें सजेस्टेड मीनिंग, यानी ध्वनि ही सब कुछ है, वही सुप्रीम है। बीच में आता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसमें ध्वनि तो होती है, पर वो सेकेंडरी होती है, मेन नहीं। और सबसे नीचे वो है चित्र काव्य, जो बस शब्दों के खेल और अलंकारों पर ही फोकस करता है। तो मतलब साफ है, आनंदवर्धन के लिए सबसे बड़ी, सबसे महान कविता वो नहीं थी जो सिर्फ बड़ी चालाकी से लिखी गई हो। नहीं, महान कविता वो थी जो दिल में गहरे उतर जाए, जो बहुत कुछ सजेस्ट करे।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1100 साल पुरानी बात का आज क्या काम, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन सिद्धांत आज हमारी मॉडर्न दुनिया में कितना जिंदा है। सच तो ये है कि ध्वनि हर जगह है हमारे चारों तरफ। किसी फिल्म के डायलॉग में जो सबटेक्स्ट होता है, जो कहा नहीं गया पर हम समझ गए, वो ध्वनि है। किसी गाने के लिरिक्स में छिपा हुआ सिंबलिज्म, दो लोगों के बीच बातचीत में जो अनकहा टेंशन होता है, वो भी ध्वनि है। अरे यहाँ तक कि एक मिनिमलिस्ट एड की जो खामोश पावर होती है ना, वो सब ध्वनि के ही तो आज के रूप हैं। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि जो नहीं कहा गया है उसे कहने की कला, यानी आर्ट ऑफ द अनसेड, कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है, चाहे वो कविता हो या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। तो अब जब हम सब ध्वनि के इस कमाल के कॉन्सेप्ट को जान गए हैं, तो अगली बार कोई फिल्म देखते हुए, कोई गाना सुनते हुए या किसी से बस बात करते हुए ये सोचना कितना मजेदार होगा कि अच्छा, यहाँ अनकहा क्या है, यहाँ ध्वनि कहाँ छिपी हुई है।